हर हर महादेव। तो कैसे हो आप सब लोग। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को ये बता दूं, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि 16 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई है। उसके बाद में कुछ ना कुछ अपडेट आएगा, जो कि उसके ऊपर मैं आपको वीडियो बना के अपडेट करूंगा, जो कि 16 जुलाई या 17 जुलाई को मैं आपको बताने वाला था। बट वो वीडियो नहीं बना पाया मैं, क्योंकि कोई अपडेट आया ही नहीं। तो बिना अपडेट मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। तो आज तक भी कोई अपडेट उसको लेके आया नहीं है। लास्ट से लास्ट अपडेट यही है कि उत्तराखंड के जो नए सीएम हैं, उन्होंने केदारनाथ का विज़िट किया है लास्ट मंडे को ही। वो वहाँ की व्यवस्था देखने के लिए गए हैं और इस बीच सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई भी था। तो बट उसके बाद में कोई अपडेट आया नहीं है अभी तक। अभी तक का जो लास्ट अपडेट है बस वो वही है कि जो हाई कोर्ट ने डिसीजन लिया है 28 जुलाई तक यात्रा बंद रखने का, तो अभी वही है। उसके ऊपर अभी कोई सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं आया है। बट उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द यात्रा स्टार्ट हो जाएगी, जो कि आसार लग भी रहे हैं। एक्चुअली ये वीडियो बनाने का मेरा जो पर्पज़ है वो ये है कि अभी जो सिनेरियो चल रहा है वो कोविड का चल रहा है, और इस टाइम में अगर यात्रा स्टार्ट होती है, जिसके आसार मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं कि जल्द से जल्द यात्रा स्टार्ट हो जाएगी। बट इस बीच में अगर यात्रा स्टार्ट होती है तो अपने को किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, और अपन यात्रा की प्रिपरेशन, उसकी तैयारियाँ कैसे करेंगे, क्या गाइडलाइन हो सकती है। तो मैं यहीं पे गाइडलाइन का सबसे पहले आपको बता देता हूँ। अगर गाइडलाइन आती है तो RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट आपको कंपलसरी चाहिए होगी ही होगी। उसके बाद में उत्तराखंड में एंटर करने के लिए यात्रा ई-पास आपको लेना ही होगा, जो कि देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल पे आपको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे आपको पर्पज़ पूछेगा किस पर्पज़ से आप विज़िट करना चाह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग वो आपको अलॉट कर देंगे। ये दो तो कंपलसरी गाइडलाइंस के अंदर होने हैं ऐड। और बाकी जो गाइडलाइन है आपको रूल्स फॉलो करने होंगे, सैनिटाइजर साथ रखना होगा, मास्क पहनना होगा, जो मेजरली हम लोग अभी भी कर ही रहे हैं। अब यहाँ पे काफ़ी सारे लोग मुझसे ये क्वेरी कर रहे हैं कि भैया जिनको वैक्सीन लग गया है, क्या उनको RT-PCR रिपोर्ट ज़रूरी होगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि एक मैंने गवर्नमेंट का ही आर्टिकल पढ़ा था। उन्होंने वहाँ पे ये बताया था कि वैक्सीन लगने के बाद भी जिनको वैक्सीन लगा है वो भी कोरोना का कैरियर हो सकता है। वैक्सीन उनका बचाव करेगी, बट कोरोना कैरियर तो हो ही सकते हैं वो। तो इसको देखते हुए RT-PCR का नेगेटिव रिपोर्ट आई थिंक सबके लिए कंपलसरी होगा, जिनका वैक्सीन लगा है चाहे जिनका नहीं लगा है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जब यात्रा प्लान कर रहे हो तो आपको कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं और कौन कौन से स्टेप पे आपको क्या क्या बुकिंग करवानी है। तो सबसे पहला जो आपको करना है वो करना है, आपको यात्रा के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। जो लोग यात्रा करना चाह रहे हैं, जिस डेट को करना चाह रहे हैं, जो भी डेट आप सेलेक्ट करते हो, मतलब जब यात्रा का अनाउंसमेंट हो जाएगा, जिस डेट से यात्रा स्टार्ट हो रही है, उसके बाद में जिस डेट पे भी आप विज़िट करना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको जब उस वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको अपना डेट सेलेक्ट करना होगा कि जिस डेट पे आप वहाँ पे दर्शन करेंगे। ये जो वेबसाइट मैं आपको नीचे दे रहा हूँ, इस वेबसाइट पे जाके वहाँ पर आपको एक यात्रा ई-पास लिखा हुआ आएगा। वहाँ पे आप क्लिक करेंगे जैसे ही, जो कि अभी तो बंद है ड्यू टू कोविड। आपको ये मैसेज दिख रहा है कि कोविड की वजह से अभी यात्रा बंद है, इसके लिए वहाँ पे आप नहीं कर सकते अपना रजिस्ट्रेशन। तो जब भी अनाउंसमेंट हो जाएगा तो वहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा यात्रा पास रजिस्टर्ड करने के लिए, जहाँ पर आई थिंक एक एप्लीकेशन में आप 6 लोगों को ऐड कर सकते हो। अब जब यात्रा के लिए आप रजिस्टर्ड करेंगे तो आपको साथ के साथ 2 चीज़ें चेक करनी है। एक तो आपको यात्रा ई-पास का जो डेट अवेलेबल होगा, क्योंकि लास्ट ईयर भी जब यात्रा स्टार्ट हुई थी कोविड के बाद में, तो वहाँ पे उन्होंने एक दिन के अंदर एक लिमिटेड लोगों को ही वहाँ पे दर्शन करने के लिए परमिट किया था। आई थिंक केदारनाथ के लिए 1200 श्रद्धालुओं के लिए था जो एक दिन में वहाँ पे यात्रा कर सकते हैं। अगर ऐसा ही इस साल भी रहा, जो कि चांसेस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि कोविड की वजह से ये पोस्टपोन हो रही है, ऐसा कुछ रहा कि एक दिन के लिए उन्होंने कुछ लिमिटेड श्रद्धालुओं के लिए परमिशन दे रहे हैं वो, तो वहाँ पर आपको डेट देखना पड़ेगा कि कौन सी डेट पे आपको अवेलेबल मिल रहा है वहाँ पर दर्शन करने के लिए। तो सबसे पहले आपको एक तो वहाँ पे देखना है कि कौन सा डेट अवेलेबल है। उस डेट के अकॉर्डिंग आपको अपने ट्रेन या फ्लाइट की टिकट भी देखनी है कि वो भी अवेलेबल है या नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ पर आपको दर्शन के लिए तो वहाँ पर अवेलेबल बता रहा है, बट आपको ट्रेन की टिकट अवेलेबल नहीं हो रही है उस डेट के अकॉर्डिंग। तो ये दोनों आपको साथ के साथ चेक करना होगा कि आपको दर्शन के लिए भी वहाँ पे उस डेट का अवेलेबल बता रहा हो, और साथ के साथ आपके ट्रेन या फ्लाइट की टिकट भी अवेलेबल हो उसके अकॉर्डिंग। तो पहला ये सेलेक्ट करने के बाद जब आपको लग जाता है कि ट्रेन या फ्लाइट की टिकट भी अवेलेबल है उस डेट के अकॉर्डिंग,
क्योंकि वो 1 से 2 दिन पहले का ही होगा डेफिनेटली। तो आपको वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है, जितने भी लोग आप जाना चाहते हो, जिस डेट को जाना चाहते हो, और उसी टाइम पे आप साथ के साथ अपने ट्रेन या फ्लाइट की टिकट भी आप बुक कर लीजिए। तो ये मेन काम आपका हो जाएगा, डेट आपकी सेलेक्ट हो जाएगी एंड आपका ट्रांसपोर्टेशन भी देहरादून या हरिद्वार तक के लिए बुक हो जाएगा। तो जैसे ही आप हरिद्वार या देहरादून पहुंचेंगे, अगर आप फ्लाइट से जा रहे हो तो डेफिनेटली आप देहरादून ही पहुंचोगे, और अगर आप ट्रेन से जा रहे हो तो मोस्टली लोग हरिद्वार पहुंचते हैं या डायरेक्ट ऋषिकेश तक भी आप पहुंच सकते हो। तो जहां पर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया था तो वहीं से आपको आपका यात्रा ई पास मिल जाएगा या मेल पे मिल जाएगा, या वहीं से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो बस उसका प्रिंट आपको साथ रखना है। अब आप पहुँच गए हरिद्वार या देहरादून, चाहे ट्रेन से पहुँच रहे हो चाहे फ्लाइट से पहुँच रहे हो। तो उसके बाद में आपको आगे का जो जर्नी है, एक फॉर एग्जांपल अपन मान लेते हैं हरिद्वार। तो हरिद्वार से आपको केदारनाथ जाने के लिए वहाँ से आपको पहुँचना है सोनप्रयाग सबसे पहले, जो कि होगा बाई रोड। आगे का रास्ता ट्रेन या फ्लाइट से आप नहीं कर सकते। तो वहाँ से आपको बाई रोड जाने के लिए आप या तो टैक्सी ले सकते हो, प्राइवेट कैब, जो कि लगभग 15 से 20 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से आपको मिल जाएगा। उनके नंबर जो हैं आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, आप सर्च कर लेना अगर आप कैब से जाना चाहते हो। तो जो लोग बजट ट्रैवल करना चाह रहे हैं, तो जिस वेबसाइट पे आपने अपना यात्रा ई पास जनरेट किया था, उसी वेबसाइट से आप बस भी बुक कर सकते हो, उसी वेबसाइट से आप हेलीकॉप्टर भी बुक कर सकते हो आगे के लिए, उसी वेबसाइट से आप पौनी भी बुक कर सकते हो जो कि घोड़ा होता है। तो उस एक वेबसाइट से आपका ऑलमोस्ट 80% काम कंप्लीट हो जाएगा। तो वहाँ हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए बजट ट्रेवलर के लिए आप गवर्नमेंट का बस बुक कीजिए, जो कि ऑनलाइन बुक हो जाएगा और पहले से बुक हो जाएगा। वहाँ जाके बुक कराने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ जाके कराना चाहो तो भी करा सकते हो, बट जो डायरेक्ट जो बस चलती है वो लगभग आपको 11 बजे के आसपास तक ही चलेगी। मैक्स टू मैक्स आई थिंक 12 बजे तक अगर यात्रा चल रही है तो शायद 12 PM तक आपको डायरेक्ट बस मिल जाएगी। उसके बाद में डायरेक्ट बसें नहीं मिलेगी। मैं आपको सजेस्ट करूँगा जितना जल्दी हो सके 4 या 5 बजे या 6 बजे के आसपास आप अपना बस पकड़ के सोनप्रयाग के लिए निकल लीजिए। तो अगर अर्ली मॉर्निंग आपको निकलना है तो एक दिन पहले आपको वहाँ पहुँचना पड़ेगा, और ऑनलाइन बुक करेंगे तो आपके लिए सीट का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। जो गवर्नमेंट का बस है उसका जो किराया है वो हरिद्वार से लेके सोनप्रयाग तक का आई थिंक 315 या 365 रुपये समथिंग कुछ हैं। उस टाइम पे स्टार्ट होते तो थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है। और कुछ प्राइवेट बसें भी चलती हैं जिसका रेंट शायद 700 से 800 रुपये है, वो भी ऑनलाइन आप बुक कर सकते हो। वो रेड बस से भी आप बुक कर सकते हो। जो गवर्नमेंट की बस हैं उसका जो वेबसाइट है वो नीचे दे रहा हूँ, उस वेबसाइट पे जाके भी आप उसको बुक कर सकते हो। इसका एप्लीकेशंस भी है, उस एप्लीकेशन से भी आप बुक कर सकते हो। तो हरिद्वार से आप पहुंच गए सोनप्रयाग। तो सोनप्रयाग जब आप पहुंचोगे, जितना जल्दी आप हरिद्वार से निकलोगे उतना ही जल्दी आप सोनप्रयाग पहुंचोगे। आई थिंक 8 to 10 या मैक्स 12 आवर्स का ये जर्नी आपका रहेगा। तो आई थिंक वहाँ पहुँचते पहुँचते आपको शाम के 4 या 5 बज जाएंगे। अब जो लास्ट ईयर जो प्रोसेस था कि वहाँ पर आपको पहुँच के आपको बायोमेट्रिक कराना है। बायोमेट्रिक के लिए आपको आधार कार्ड लगेगा, तो आप साथ के साथ नोट कर लीजिए आपको डॉक्यूमेंट क्या लगेगा। वैसे नोट नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट के नाम पे ओनली आधार कार्ड ही चाहिए आपको, जो कि बायोमेट्रिक के लिए भी आपको आधार कार्ड चाहिए। चाहे आप ऑनलाइन रजिस्टर्ड कर रहे हो तो भी आपको आधार कार्ड चाहिए, और या आप कहीं होटल भी लोगे तो आपको आधार कार्ड के बेस पे आपको होटल भी आपको स्टे के लिए मिल जाएगा। तो आधार कार्ड आपके लिए इनफ है, बट आधार कार्ड ले लीजिए। जिनके पास आधार कार्ड नहीं है वो लोग अपना कोई भी दूसरा आइडेंटिटी प्रूफ साथ में रखिएगा। तो यहाँ पर जैसे ही आप सोनप्रयाग पहुँचोगे तो सोनप्रयाग पहुँचने के बाद बायोमेट्रिक के लिए आपको वहीं पे 6 बजे तक ऑफिस खुला रहता है। तो वहाँ पर आप बायोमेट्रिक, अगर आप ग्रुप में जा रहे हो तो सबको जाने का ज़रूरत नहीं है। ग्रुप का कोई भी एक पर्सन उस रजिस्टर जो आपने रजिस्टर्ड किया है उसका एक कॉपी और सबके आधार कार्ड लेके वहाँ पे एंट्री करवा सकता है। और आई थिंक इसका ज़रूरत नहीं रहेगा, क्योंकि इस बार उन्होंने कुछ इम्प्लीमेंट करने का सोच रहे हैं गवर्नमेंट। आई डोंट थिंक सो कि बायोमेट्रिक इस साल कंपलसरी होगा, क्योंकि अभी वो वेबसाइट में कुछ अपडेट कर रहे हैं कि जो अपन रजिस्टर्ड करेंगे वो वहीं पे ही फ़ोटो आई थिंक वो मांगेंगे वहाँ पर। ऐसा कुछ मैंने सुना था और इसके ऊपर वो काम भी कर रहे हैं। तो अगर ये हो जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि बायोमेट्रिक का वहाँ पर अलग से कुछ रिक्वायरमेंट रहेगा। तो अगर मान लेते हैं कि बायोमेट्रिक होता भी है तो बायोमेट्रिक कराने के बाद आप वहीं पे सोनप्रयाग में आप स्टे कर लीजिए। अब बात आती है कि अपने को सोनप्रयाग में स्टे करना कहाँ है। तो स्टे करने के लिए सबसे बढ़िया, अगर आप उत्तराखंड के अंदर हैं तो आप स्टे करने के लिए जितना हो सके आप GMVN का यूज़ कीजिए, क्योंकि वो आपको कम से कम बजट में आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड करा देगा।
चाहे आप सोनप्रयाग के लिए हो या आप केदारनाथ के लिए भी कर रहे हो, चाहे बद्रीनाथ के लिए कर रहे हो, तो चारों धाम के लिए आपको GMVN की वेबसाइट से अकोमोडेशन सस्ते में मिल जाएगा। तो और उसके बाद भी अगर आप वहाँ पे होटल्स लेना चाहते हो तो होटल्स भी सोनप्रयाग में मिल जाएगी। आई थिंक 500 से लेके 2-3 हज़ार रुपये के आसपास आपको होटल मिल जाएगा वहाँ पर, जो कि आप ऑनलाइन जो एप्लीकेशंस हैं, GoAbibo है या और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, जो भी आपको जहाँ पर सस्ता रेट मिले अपनी डेट के अकॉर्डिंग वहाँ पर आप बुकिंग करवा लीजिए। अब कुछ लोगों का कन्फ्यूज़न है कि स्टे सोनप्रयाग में करें या स्टे गौरीकुंड में करें। देखो, आप स्टे दोनों जगह कर सकते हो, बट गौरीकुंड में थोड़े ऑप्शन कम हैं स्टे करने के लिए, जो मैंने देखा था। आप स्टे कहीं पे भी कर सकते हो, चाहे सोनप्रयाग में करो चाहे गौरीकुंड में करो। मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप सोनप्रयाग में ही स्टे करो। अगर आपके पास टाइम मिलता है कि आप वहाँ पे टाइमली पहुँच जाएंगे और आपका बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन भी टाइमली हो जाएगा 6 बजे से पहले, तो आप गौरीकुंड के लिए आगे जा सकते हो। क्योंकि सोनप्रयाग से गौरीकुंड 5 किलोमीटर का है, जो कि आपको प्राइवेट गाड़ी से आप नहीं जा पाओगे। वहाँ पर आपको वहाँ की सोमो चलती है, जो कि 20 से 50 रुपये के बीच में पर पर्सन चार्ज करते हैं। बट मैं ये कह रहा हूँ कि आपको गौरीकुंड स्टे करते हो तो जस्ट फॉर बायोमेट्रिक आपको वापस सोनप्रयाग ना आना पड़े। अगर आपका बायोमेट्रिक हो गया तो आप चले जाना वहाँ पर, अदरवाइज़ आप सोनप्रयाग में ही स्टे करो। वहाँ पे होटल्स भी काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल मिल जाएंगे और खाने का भी अच्छा सुविधा वहाँ पर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे अगर आप सोनप्रयाग में हो तो आप सेम गौरीकुंड के लिए आप वहाँ से गाड़ी ले लीजिए, जो कि आपको 5 से 10 मिनट मैक्सिमम लगेगा वहाँ जाने के लिए। अर्ली मॉर्निंग आप वहाँ पर पहुँच जाइए और वहाँ से अपना ट्रैक स्टार्ट कर लीजिए। तो सोनप्रयाग से आपको जल्दी निकलना पड़ेगा, तो ब्रेकफास्ट के लिए आप गौरीकुंड ही सेलेक्ट कीजिए, ताकि आप वहाँ पर ब्रेकफास्ट करके फिर आगे का आप चढ़ाई वहीं से ही स्टार्ट कर लो। हमने भी वैसे ही किया था, तो हमारे लिए वो ईजी भी रहा था और कन्वीनियंट भी रहा था, क्योंकि जो लोग गौरीकुंड में जाके स्नान करना चाहते थे उन लोगों ने वहाँ पे गर्म पानी से स्नान किया। जो गौरीकुंड आप लोग जानते हो, जो कि गर्म पानी का कुंड बना हुआ है, उसी को गौरीकुंड बोलते हैं। बाकी कितनी भी सर्दी में आप जाओ, आप जैकेट पहने हुए रहोगे, बट उस कुंड के अंदर आपको गर्म पानी ही मिलेगा। तो जो लोग स्नान करना चाहते हैं स्नान कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट आप वहाँ कीजिए, थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए, अच्छी जगह है। फिर वहाँ से आप अपना ट्रैक स्टार्ट कर लीजिए, जो कि 16 से 20 किलोमीटर है। कोई 16 किलोमीटर बोलते हैं, कोई 20 किलोमीटर बोलते हैं, तो आप मिनिमम 16 किलोमीटर मान के ही चलो। बट जो मैंने फील किया था वो आई थिंक 19 से 20 किलोमीटर का ट्रैक है वो, जो कि आपको 8 से 10 घंटे लग जाएंगे। तो जैसे आप ऊपर पहुँचेंगे, अगर आपने GMVN से बुकिंग करवाया है तो वो लगभग आपको मंदिर के 1 किलोमीटर के आसपास के दायरे में उनके तीनों, आई थिंक 3 कैंप वहाँ पे उनके बने हुए हैं। तो तीनों कैंप आपको 1 से 1.5 किलोमीटर के आसपास में आपको मिल जाएगा। और एक आई थिंक मंदिर के राइट हैंड साइड में ऊपर गुफा बनी हुई है, आई थिंक गुफा टाइप है वो, उसका भी आप बुकिंग कर सकते हो। आई थिंक 1 या 2 पर्सन रह सकते हो उसके अंदर, बट वहाँ के नज़ारे बड़े शानदार हैं। तो आप GMVN की वेबसाइट पे जाके आप वहाँ पे चेक करना। अगर मुझे मौका मिला तो उसमें एक बार तो ज़रूर स्टे करना चाहूँगा, और वहाँ के जो नज़ारे हैं, तो वहाँ के केदार बाबा मंदिर देखने का नज़ारा बड़ा ही शानदार होगा। तो आप जैसे ऊपर पहुँचेंगे तो रास्ते के अंदर आपको खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर 1-2 किलोमीटर में आपको खाने के भी काफ़ी सारे ऑप्शंस वहाँ पे मिल जाएंगे रास्ते में, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है आपको। एक चीज़ आप वहाँ पे फाइंड आउट करना, रामबाड़ा आपको कहीं दिखता है कि नहीं दिखता है, क्योंकि 2013 में जो पानी की जो त्रासदी हुई थी उसमें रामबाड़ा बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, उसका कोई नामो निशान है ही नहीं। आप रामबाड़ा वहाँ पे नहीं ढूंढ पाओगे। तो जैसे आप केदारनाथ मंदिर पहुँचोगे, लगभग आपको अगर ठीक से चलोगे तो लगभग 3-4 बजे के आसपास आप ऊपर मंदिर में पहुँच जाओगे। और अगर मेरी तरह चले थोड़ा स्लो, जो कि हम नज़ारे देखते हुए फ़ोटो सेशन करते हुए चले थे, उनके भी क्योंकि कहते हैं ना कि मंजिल तो खूबसूरत होती है, उससे भी कहीं खूबसूरत जो उसका रास्ता होता है वो होता है। तो हम उसका आनंद लेते हुए गए थे, आराम से गए थे। तो हमें ऊपर पहुँचते पहुँचते लगभग 6 या 6:30 के आसपास बज गया था, और उस टाइम जस्ट आरती स्टार्ट हुआ ही था। तो उस टाइम हमारा दर्शन हो नहीं पाए थे। अगर आप 3 या 4 बजे के आसपास पहुँच जाओगे तो आपके दर्शन उसी दिन हो जाएंगे। तो शाम को हमने आरती एंजॉय किया। आप लोग भी आरती एंजॉय कर सकते हो वहाँ पर, जो कि आप लोग भी आरती एंजॉय करोगे। अगर आपने GMVN से बुकिंग किया तो ऑलरेडी आपका अकोमोडेशन बुक है, तो आप अपने सामान जो भी लगेज हैं वो आप वहाँ पे चेक इन करके फिर चले जाइए वहाँ पर मंदिर परिसर में, ताकि आप जितना ज़्यादा हो सके वहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करो। तो यहाँ पर जिन लोगों ने GMVN से बुकिंग नहीं किया है और वो वहाँ जाके बुकिंग कराना चाहते हैं, तो ऑनलाइन उसका बुकिंग नहीं होगा। जो भी होटल्स बनी हुई है आपको वहाँ जाके ही बुक करना पड़ेगा, और वो वहाँ पर अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रेट बताते हैं। अगर आप वहाँ जाके बुक करना चाहते हो तो आप बजट मान के चलो 5 से 7 हज़ार रुपये
हमने 7,000 पे किया था। तो अगर आप 5 से 7 हज़ार रुपये पे करने के लिए रेडी हो तो आप ये इंश्योर कीजिएगा कि आप कम से कम 4 या 5 लोग उसके अंदर स्टे करो, अदरवाइज़ आपको बहुत कॉस्टली पड़ेगा। तो 5-6 लोग हो ग्रुप में तो आप वहाँ पे होटल बुक कर सकते हो। होटल के अंदर चार्जिंग आपको ओनली एक प्लग मिलेगा, तो अपने पावर बैंक्स आप साथ में कैरी करके चलना, एक्स्ट्रा पावर बैंक लेके चलना, क्योंकि जो एक प्लग है वो भी डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर नहीं आती है, सोलर पैनल के थ्रू होता है, तो वो भी बहुत स्लो चार्ज करता है। अगर उसके भरोसे आप बैठे रहे तो फ़ोन आपका चार्ज होगा ही नहीं। अगर 5 लोग हो तो आप कब चार्ज करोगे? आपके पास टाइम तो एक ही नाइट का है ना, तो आप एक नाइट में आप फ़ोन से फ़ोटोग्राफ लोगे या फिर उसको चार्जिंग पे लगा दोगे? तो मेरा सजेशन है आप एक्स्ट्रा पावर बैंक कैरी करके चलो, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी या फ़ोन को लेके। तो स्टे करने के बाद नेक्स्ट डे जो लोग शाम को पहुँचे हैं, जिन्होंने दर्शन नहीं किया है, तो वो लोग वहाँ पे पहले दर्शन कर लीजिए आराम से, क्योंकि 6 बजे मंदिर के कपाट ओपन हो जाएंगे। तो आप दर्शन कीजिए और जितना आप वहाँ पे एंजॉय करना चाहते हैं एंजॉय कीजिए। जो लोग वहाँ से आगे जाना चाहते हैं, ऊपर जो भैरव बाबा का मंदिर बना हुआ है, कुछ लोग अगर वहाँ जाना चाहते हैं तो वो वहाँ पे जाके आ सकते हैं, या वासुकी ताल बनी हुई है वहाँ जा सकते हैं, और वहाँ पे पीछे चोराबाड़ी लेक बना हुआ है आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो भैरव बाबा मंदिर को छोड़ के अगर आप वासुकी ताल या चोराबाड़ी लेक जाते हो तो इन दोनों के लिए अगर जाते हो तो एक डे एक्स्ट्रा लगेगा। चोराबाड़ी लेक के लिए भी आपको 1 डे एक्स्ट्रा लगेगा, और वासुकी ताल जा रहे हो तो वहाँ पर भी आपको 1 डे एक्स्ट्रा लगेगा। तो अगर आप इन दोनों जगह पे भी जाना चाहते हो तो आप अपना अकोमोडेशन उसके अकॉर्डिंग ही बुक करना। भैरव बाबा का मंदिर आप 2-3 घंटों में जाके आ सकते हो, उसके लिए आपको अलग से डे एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप नीचे उतरना स्टार्ट कर सकते हो। तो आई थिंक मान के चलो 10 या 11 बजे के आसपास आप अपना नीचे उतरने की तैयारी कर लीजिए। तो 5 से 6 घंटे आपको आराम से लग जाएंगे। तो मान के चलो कि 4 या 5 बजे के आसपास आप नीचे पहुंच जाओगे गौरीकुंड में। जो सुमो चलती है वो रात को 10 बजे तक चलती हैं, जो आपको सोनप्रयाग तक ड्रॉप कर देंगी। तो सोनप्रयाग से अब जो लोग वहाँ से तुंगनाथ महादेव जाना चाहते हैं तो उनको वहाँ से चौपटा के लिए जाना पड़ेगा। तो अगर आपका प्राइवेट व्हीकल है तो आप वहाँ से आराम से चले जाइए। 80 किलोमीटर है, 2 घंटे लगेंगे, 2 या 3 घंटे लगेंगे। आप आराम से वहाँ जाके ही नाइट स्टे करो। और जो लोग वहाँ से बद्रीनाथ जाना चाहते हैं तो वो लोग अगर वहाँ से उस टाइम पे रवाना होते हैं तो वो टाइमली वहाँ पर पहुँच नहीं पाएंगे, क्योंकि आई थिंक 250 किलोमीटर के आसपास वहाँ से बद्रीनाथ है। तो बेस्ट यही रहेगा कि आप सोनप्रयाग में ही एक स्टे और कर लीजिए। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग आप वहाँ से निकल जाइए, ताकि इवनिंग होते होते आप बद्रीनाथ पहुँच जाएँ। अगर जो बस से भी जाना चाहते हैं तो फिर आपको नेक्स्ट डे ही वहाँ से बसें मिल पाएगी, क्योंकि आई थिंक 4 बजे के आसपास लिमिटेड ऑप्शन ही मिलेंगे। अगर आप तुंगनाथ जाना चाहते हो, बद्रीनाथ के लिए तो आपको नाइट में ऑप्शन मिलेगा ही नहीं। तो बद्रीनाथ के लिए तो आपको नेक्स्ट डे का ही वेट करना पड़ेगा। तुंगनाथ के लिए हो सकता है उस टाइम पे आपको कुछ बसें मिल जाए, बट आई थिंक नहीं मिलेगी, वो भी नेक्स्ट डे के लिए ही आपको मिल पाएगा। तो आपको नाइट स्टे करना पड़ेगा। तो वहाँ से आप अपनी वापस आने की बुकिंग कर सकते हो। अगर आप हरिद्वार आना चाहते हो डायरेक्ट तो हरिद्वार की बुकिंग कर लीजिए, और अगर आप आगे जाना चाहते हो तो उसका भी बुकिंग आप पहले से ही करके रखिए। अब ऑनलाइन अपने को क्या क्या बुक करना होगा वो आप एक बार देख लीजिए। सबसे पहले आपको तो रजिस्ट्रेशन कराना है यात्रा के लिए। जिस धाम पे आप दर्शन करना चाहते हो, काफ़ी ऐसे लोग होंगे जो चारों धाम के दर्शन करेंगे, तो आप चारों धाम पे जिस दिन पे आप जाना चाहते हो अपना ट्रांसपोर्टेशन टाइम और अपना अकोमोडेशन टाइम ये कैलकुलेट करके उस दिन का आप वहाँ का बुकिंग करवा लीजिएगा, तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। और दूसरा आपको बुक कराना है आपका जो ट्रांसपोर्टेशन रहेगा। अगर आप बस से जाना चाहते हैं, अगर आप बजट ट्रैवल करना चाहते हैं तो अपना बस का बुकिंग कर लीजिए, वो ऑनलाइन हो जाएगा। और अगर आप उसके आगे पर्सनल टैक्सी या कैब लेके जाना चाहते हैं तो आप वो कैब भी ऑनलाइन पहले बुक कर लीजिए, जिस भी ट्रांसपोर्ट के साथ आप जिस भी कंपनी के साथ आप जाना चाहते हो। और एक आपके पास ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है, आप बाय बाइक भी जा सकते हो। बट इस बार से सरकार ने जो 2 व्हीलर लेके जा रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये कंपलसरी कर दिया है, जो कि वेरी सून पोर्टल पे भी अपडेट हो जाएगा। उन लोगों को भी लगभग 50 रुपये का शुल्क वहाँ पे देना पड़ेगा, जो कि ऑनलाइन आपका अप्लाई भी हो जाएगा और ऑनलाइन आपका पे भी हो जाएगा। तो जो लोग 2 व्हीलर लेके जा रहे हैं तो भाई लोग आप भी ये ध्यान रखना, आपको 2 व्हीलर के लिए आपको ट्रैवल पास बनाना होगा। वो ऑनलाइन बन जाएगा, अभी वेबसाइट उसका आई थिंक काम चल रहा है, तो वेरी सुन वो भी इसको पब्लिश कर देंगे। उसके बाद में आपका अकोमोडेशन वो भी आपका ऑनलाइन हो जाएगा। अगर आप GMVN से करना चाहते हैं सोनप्रयाग का तो ऑलमोस्ट आपका ऑनलाइन ही होगा, और आगे का भी आपका ऑनलाइन हो जाएगा GMVN से। तो मोस्टली आप हो सके तो जितना
जितना हो सके आप अपना ऑनलाइन बुकिंग करके ही चलो, क्योंकि ये बड़े तीर्थ होते हैं। जो चारधाम यात्रा है ये बड़ी यात्रा है उत्तराखंड के लिए, तो बहुत ज़्यादा पब्लिक एक ही टाइम पे वहाँ पर आती है। तो सम टाइम वो लोग मौके का फ़ायदा उठाते हैं और अपनी जो प्राइस हैं अकोमोडेशन की वो हाई कर लेते हैं। चाहे ट्रांसपोर्टेशन के लिए कैब वाले हैं वो भी मौका दे के हाई कर लेते हैं। उनको लगता है कि इनके पास अभी ऑप्शन है नहीं, पहले से बुक किया नहीं है, तो और देखा जाए तो आपके पास भी ऑप्शन है नहीं, आपको जो मिले जल्द से जल्द आप जाना चाहते हो, क्योंकि ट्रेवल टाइम बहुत लंबा है। तो इससे अच्छा आप इन सब चीज़ों से बचने के लिए और अपना कॉस्ट भी बचाने के लिए आप सारी बुकिंग पहले ही कर लो, ताकि आपके लिए भी इजी हो जाएगा। और जो आपके साथ अगर फैमिली वाले जा रहे हैं आप लोगों के साथ, तो उनके लिए भी इजी हो जाएगा और आप यात्रा का प्रॉपर तरीके से आप इंजॉय ले पाओगे और बाबा भोलेनाथ के दर्शन आप आराम से कर पाओगे बिना किसी रोक टोक के। तो ये सारी चीज़ें थी जो आप लोग कमेंट कर रहे थे, पूछ रहे थे। इसके अलावा भी अगर आपके कुछ और क्वेरीज़ हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं वहाँ पे कमेंट में आपको रिप्लाई दे दूँगा। और जैसे ही कुछ नया अपडेट आता है तो मैं एज़ सून एज़ पॉसिबल आप सब लोगों को वो अपडेट देने की कोशिश करूँगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और आपको लगता है कि ये किसी और के भी काम आ सकता है तो प्लीज़ भैया जितना हो सके इसको शेयर कीजिए। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।